लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें मैटर को क्लासिफाई किया गया था फिजिकली एंड केमिकली। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाकर दिया था आपको, और मैं आशा करता हूं कि आप उसको नोट्स में मेंशन जरूर करेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज छोटी छोटी चीज़ें, जितने भी पॉइंट्स उसमें आए हैं सारे को डिफाइन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन था, व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर, और मैंने आपको बता रखा था कि एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस एंड कैन बी फील विद आवर सेंस नोन एज मैटर, राइट। और मैटर की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली। जरा देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या, मैटर is made up of large number of extremely small particles called atoms or molecules, right? Second क्या है, the particles of matter always in constant motion, right? मीन्स जो मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, वह स्थिर नहीं रहते। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, द intermolecular space present between the particles ऑफ मैटर। ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, राइट। कहने का मतलब है, थर्ड पॉइंट का देखिए कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं बच्चा पार्टी। लास्ट फोर्थ पॉइंट जो है वो द intermolecular force present between the particles of matter। फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में हेल्ड होते हैं, जुड़े रहते हैं, राइट। और ये फोर्स 2 टाइप का होता है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बच्चा पार्टी, ये 2 टाइप का होता है। पहला कोहेसिव फोर्सेस या फोर्स, दूसरा एडहेसिव फोर्स, राइट। अब यहां क्या कर रहा है कि व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहे हो, कैसे, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा हो, तो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। बट जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है तो उसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। कहने का मतलब, एक एग्जांपल ले लो, जैसे 2 मॉलिक्यूल है ए, इसके बीच जो लगेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो होगा कोहेसिव फोर्स। क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। बट आपके पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल है बी और एक मॉलिक्यूल है ए, इन दोनों के बीच, ये दोनों अलग अलग
मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स कह सकते हैं या पार्टिकल्स कह सकते हैं, जब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, देखिए दोनों डिफरेंट है, एक ए है दूसरा बी है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, एडहेसिव फोर्स। क्या, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर? इतनी सारी चीजें आप क्लास 9th में पढ़े हैं, फिर भी एक बार मैंने रिपीट कर दिया, फिर से सुन लीजिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वह बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिससे मैटर बनता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज इन कंटिन्यूअस मोशन, कंटिन्यूअस मोशन में वो होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह पार्टिकल्स के बीच लगता है, और लास्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच। तो ये क्या है कि ये कोई फिक्स नहीं है कि ये पहला ही पॉइंट होगा ये दूसरा, आपको जैसे माइंड में आपके आता है वो पॉइंट वाइज आप लिखते हुए चले जाएंगे। बट ध्यान रखिएगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बच्चा, वो दो टाइप का होता है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सेम टाइप के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच लगते हैं, बट जो एडहेसिव फोर्सेस होते हैं, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल के बीच लगेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर? इतना सारा पॉइंट आप 9th में पढ़े हुए हैं, और इन चारों पॉइंट्स का जस्टिफिकेशन भी आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। चलते हैं हम लोग फिर से अगले पॉइंट पर। मैटर तो हो गया, आई होप कि आप सारे लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वह हमें मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। क्लियर? चलिए, अब मैटर की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमने मैटर को क्लासिफाई किया था फिजिकली। कैसे बेटा? फिजिकली, फिजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था तो हम लोगों ने कितने पार्ट्स में किया था? सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। फोर्थ स्टेट प्लाज्मा था और फिफ्थ बोस आइंस्टीन। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ ले, कोई भी बंदा पूछ ले, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी एग्जाम में आ जाए और क्वेश्चन हो कि गिव द नेम ऑफ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, देन द आंसर विल बी प्लाज्मा। राइट? मैटर की जो फोर्थ स्टेट है वह प्लाज्मा ही है। राइट? ये तीन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर प्लाज्मा, और फिफ्थ जो स्टेट है वह बोस आइंस्टीन है। वो दोनों आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी आप इनकी अब चलते हैं प्रॉपर्टीज को। सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, फिर भी एक बार रफली मैं आपको रिवीजन करते चल रहा हूं, और एक दो दिन के बाद आपका मेन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। कल ये जो फ्लो चार्ट मैंने बता रखा आपको, उसमें सारे पॉइंट्स को जब मेंशन कर लेंगे तो आप समझिए कि आपका कोर्स स्टार्ट हो गया। क्लियर? ये भी कोर्स में ही, कोर्स के बाहर नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉलिड, या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें तो इसके पास जो होता है बच्चा पार्टी, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। राइट? एंड वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है, सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम होता है वह दोनों फिक्स्ड होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मींस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वह स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इज वेरी हाई। मींस जो फोर्स लगेगा वह बहुत ही हाई होगा, कहने का मतलब बहुत ही स्ट्रांग होगा। राइट? अगला क्या है, जब फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होंगे, और जब बहुत ही क्लोज होंगे तो उनके बीच का स्पेस मिनिमम होगा। मींस मिनिमम इंटर
मॉलिक्यूलर स्पेस, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वह मिनिमम होगा। क्लियर। और एक फोर्थ आप जान लो, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जो होगी इनकी वह निग्लेजिबल, क्या होगा, निग्लेजिबल होगा। राइट, मीन्स कंप्रेसिबिलिटी ऑफ जो सॉलिड होती है वह निग्लेजिबल होती है। क्लियर। अब हम चलते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज पर। लिक्विड की प्रॉपर्टीज पर हम लोग चलते हैं कि क्या होगा। ये जो मैंने आपको अभी लिखा कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज निग्लेजिबल, इसका मतलब है कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर। इसके बाद चलते हैं लिक्विड के केस में। देखिए पहला, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट शेप। कहने का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम होता है वह लिक्विड का फिक्स्ड होता है बट शेप फिक्स्ड नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ध्यान रखें, कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे। लिक्विड के केस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा लेस होगा, लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड होगा। राइट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसका मतलब पार्टिकल्स जो होंगे लिक्विड के केस में सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ग्रेटर देन सॉलिड। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसकी भी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी वह निग्लेजिबल होती है। कितना होता है बेटा, निग्लेजिबल, मीन्स लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, सॉलिड और लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वह निग्लेजिबल होती है। क्लियर। आइए अब गैस पर चलते हैं। गैस की प्रॉपर्टीज देखी जाए। गैस की कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, मीन्स नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसका शेप और वॉल्यूम कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। दूसरा क्या होता है, गैसेस के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम होता है। तो इसका मतलब क्या, मिनिमम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, राइट, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैक्सिमम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर। और कैन बी कंप्रेस, राइट, मीन्स गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वह बहुत ही हाई होती है, मीन्स गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ये आपको पॉइंट वाइज हमने प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज को शॉर्टकट वे में मैंने यहां डिस्कस किया है। बट आप थोड़ा सा एक कंपैरिजन देख लो कंपैरेटिवली। हो सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को लेकर के आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले एमसीक्यू टाइप का। तो जरा देखो, हम यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे। तो यह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है और सबसे कम कहां पर होता है, गैस में। तो ये कौन सा ऑर्डर है, यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट। अब चलते हैं, कह दिया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पर आप अरेंज करिए। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पर जब आप हम अरेंजमेंट करने जाएंगे तो जरा देखिए क्या मिलेगा। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पर जब हम आप अरेंजमेंट करने जाएंगे किसको, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम होता है, फिर उससे ज्यादा, सॉरी स्पेस की बात है नॉट फोर्स, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वह सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, इतना पढ़ेंगे। कल हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी पॉइंट्स आए हैं उनको इलाबरेट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन, दिस इज पवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग गिब्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पढ़े थे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक ऐसा लॉ है जहां से आपको आपके यूनिट टेस्ट में न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा, और रेस्ट लॉ जो भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हैं वहां से स्टेटमेंट के थ्रू आपको क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो आज हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थियरी और मॉडर्न एटॉमिक थियरी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहता क्या है बच्चा पार्टी, बहुत ही सिंपल है, और ये थ्योरी किस लिए दिया गया, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। डाल्टन ने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी दी है जिसका नाम क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, मीन्स कमियां। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है, और उन कणों को हम क्या बोलते हैं बेटा, एटम्स बोलते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, वह जिसे डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे नष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए बोला जाता है कि इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, राइट, पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट है कि एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मींस किसी एक एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब है कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वह हमेशा सेम होगी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। क्लियर? अगली जो प्रॉपर्टी है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉन आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वह डिफरेंट होते हैं। नॉन आइडेंटिकल का मतलब बच्चा पार्टी डिफरेंट होना, क्या, डिफरेंट होना, राइट। ये हो गया, ये सारी की सारी जो पॉइंट्स है ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है कि व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल रेशियो, क्या, जब आपस में कंबाइन होते हैं किसमें बेटा, इन सिंपल रेशियो, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब है जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी देखिए, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर ऑलवेज सेम इन अ गिवन कंपाउंड, मींस पर्टिकुलर किसी एक कंपाउंड में जो एटम का नंबर होता है वह फिक्स होता है, और जितने टाइप के एटम्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, वो बदलते नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि H2O में हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम हो गया। ये तो नंबर हो गया बच्चा पार्टी, बट टोटल कितने, 2 टाइप के एटम हैं, मींस 2 एलिमेंट के एटम है, ये कभी बदल नहीं सकता। क्लियर? अगला और लास्ट, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या कर रहा है कि
मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है वह सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के ये पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अच्छे से क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है, इन्हें आपको याद रखना है और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब लिमिटेशन की बात करें, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी की लिमिटेशंस क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो जरा देखते हैं हम लोग। लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट देखिए, अनेबल टू एक्सप्लेन कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। राइट बेटा, केमिकल कॉम्बिनेशन का जो कॉज है उसे यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट बच्चा पार्टी, जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी है वह लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन सिर्फ 4। पांचवा जो गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम आपने पढ़ा उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मीन्स अनेबल टू explain law of gaseous volume या गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तीसरा, इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया, नो आइडिया अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार। क्या बच्चा? आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया। फोर्थ पॉइंट क्या बच्चा पार्टी, वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पॉजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट elements having different properties। राइट बच्चा पार्टी। एंड फिफ्थ जो है लास्ट, यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए या फेल हो गए क्या, ये बताने के लिए कि डिफरेंस मींस एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, मींस अनेबल टू explain the difference between atom and molecule। क्लियर बच्चा पार्टी? मींस ये लिमिटेशंस है, इतने ड्रॉबैक्स हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी का, क्या कि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, लॉ ऑफ गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आइसोटोप और आइसोबार के बारे में कोई आइडिया नहीं दे पाए। इसके बाद क्या कि ये रीजन नहीं बता पाए कि डिफरेंट एलिमेंट की जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है। और फिर फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्लियर? दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग चल रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पर। मॉडर्न एटॉमिक थियरी। मॉडर्न एटॉमिक थियरी क्या कहता है कि जो डाल्टन एटॉमिक थियरी था उसमें एक पॉइंट था कि एटम्स आर इनडिविजिबल। क्या? एटम्स आर इनडिविजिबल मींस एटम्स जो होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं किसके, मैटर के, उसको हम और छोटा नहीं कर सकते। बट मॉडर्न एटॉमिक थियरी कहता है कि एटम्स आर डिविजिबल। क्या बच्चा पार्टी? एटम्स आर डिविजिबल। कैसे होते हैं? डिविजिबल होते हैं, इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड किस में कर सकते हैं बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या होता है
आइसोटोप, मॉडर्न एटॉमिक थियरी आइसोटोप के बारे में हमें जानकारी दी। क्या मॉडर्न एटॉमिक थियरी कहता है कि जो डाल्टन एटॉमिक थियरी बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, बट मॉडर्न एटॉमिक थियरी कहता क्या है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक मास बच्चा पार्टी डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। मीन्स क्या बच्चा, आइसोटोप्स, इसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो कहेंगे एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, अगर सेम एटॉमिक नंबर हो गया तो एलिमेंट सेम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, इधर लिख देते हैं, इधर हो सकता ना दिखाई दे, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, राइट, और आप सिंपली बोल दो डिफरेंट मास नंबर। क्लियर बच्चा पार्टी, या एटॉमिक मास आप सिंपली बोलो, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप। क्लियर, तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसे आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे आप देखो बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन सा, 1H1 जिसे प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 जिसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, और 1H3, ठीक है, जिसे ट्राइटियम बोलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं किसके बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन। ये तीनों के तीनों एटम किसके एटम है, हाइड्रोजन के, बट देखो एटॉमिक नंबर सेम है, ऊपर मास नंबर डिफरेंट है, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, इसे आइसोटोप्स बोलते हैं। इसकी जानकारी हमें कौन दिया, मॉडर्न एटॉमिक थियरी। मॉडर्न एटॉमिक थियरी आइसोबार के बारे में भी जानकारी देता है। किसके बारे में, आइसोबार्स, राइट, मीन्स एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास या सेम मास नंबर, राइट, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। मीन्स ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम और पोटेशियम की बात करें, क्या बच्चा पार्टी, कैल्शियम और पोटेशियम, देखो कैल्शियम पोटेशियम, कैल्शियम का 20 और पोटेशियम का 19, तो इसका 40, एक आइसोटोप इसका भी 40 होता है, राइट बच्चा पार्टी, एक इसका भी 40 होता है। ये एग्जांपल है। क्लियर, ये हो गया, ठीक। अगला मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगला पॉइंट क्या, कि एटम जो है वही सबसे छोटा पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मींस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एंड लास्ट पॉइंट जो आप जानते हैं, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया, एटम्स आर क्या, इनडिस्ट्रक्टिबल, राइट, बट एटम्स आर डिस्ट्रक्टिबल। यहाँ पर क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि एटम को मीन्स एक एटम के न्यूक्लियाई को हम किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियाई में चेंज कर सकते। कहने का मतलब हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हैं, कब, इस पर किसी रेडियो एक्टिव पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा करके, अगर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा दे तो ये नाइट्रोजन किसमें, ऑक्सीजन में बदल सकता है। क्लियर, तो ऐसा कन्वर्जन कहां पर देखने के लिए मिलता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा कन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। जय हिंद एवरीवन, दिस इज पवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इस चैप्टर पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पढ़ेंगे, और यहीं तक आपके
जो यूनिट टेस्ट होने वाला 13 से यहीं तक आपके सिलेबस में क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। तो पहला मोल कंसेप्ट इन सोल्यूशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मोल कंसेप्ट इन सोल्यूशन में सबसे पहले पूछ सकता है आपसे व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन। क्या बेटा, व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन। देखो ये बोर्ड पर ये पॉसिबल नहीं है कि हर क्वेश्चन लिखा जाए, उसके सारे ऑप्शन लिखे जाए फिर टिक किए जाए ना, तो डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है, पूछा जाएगा व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन। ऑप्शन में ढेर सारा ऑप्शन रहेगा, तो आप जानते रहो ऐसे सोल्यूशन जिनके दो कंपोनेंट होते हैं। कितने बेटा, 2 कंपोनेंट्स, राइट, उन्हें हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं, जिसमें एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट होगा। क्या बच्चा पार्टी, दूसरा सॉल्वेंट होगा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। फिर आपसे पूछ लेगा कि मोलरिटी, जैसे क्या है बच्चा, मोलरिटी पूछ लिया, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, तो मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होता है, राइट। ऑप्शन में मोल पर केजी दे देगा, मोल पर ग्राम दे देगा, मोल पर एमएल हो जाएगा। तो मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर ही होती है। क्लियर। अब जरा देखो, फिर यहां से पूछ लेगा कि ये बताओ मोलरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं। तो ये क्या है बच्चा पार्टी, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, राइट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलो भाई, दे दिया कि एक रिलेशन दे दिया और कहा कि बताओ इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो अब जरा देखो फॉर्मूला इसका, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन एमएल कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1000, और पता चला किसी में 1000 से डिवाइड करके रखा है, तो आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, राइट बच्चा पार्टी। एक चीज होता है मोलरिटी इक्वेशन, जो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बता पाया, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वेशन क्या होता है, जैसे बच्चा पार्टी एक बीकर ले लिया, राइट, इस बीकर में, राइट, आपका क्या है, कोई सोल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो इसमें इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट सोल्यूशन मान लेते हैं। अब फर्स्ट सोल्यूशन का बच्चा पार्टी मोलरिटी m1 है और यहाँ पर वॉल्यूम v1 है। इसका हमने क्या कराया, डाइल्यूशन करा दिया। क्या, डाइल्यूशन करा दिया बच्चा पार्टी ना, मतलब इसमें इसको, इस सोल्यूशन को और डाइल्यूट किया। जब डाइल्यूट मैंने किया तो क्या मिला, एक नया आपको बीकर, दूसरे बीकर या इसी बीकर में, ठीक है, एक नया सोल्यूशन मिलेगा जिसकी मोलरिटी पहले से चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, m2, राइट, और फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम v2 हो जाएगा ना। तो मोलरिटी कंसेप्ट में एक इक्वेशन दिया गया है, क्या बच्चा पार्टी, मोलरिटी इक्वेशन जिसे बोला जाता है। और मोलरिटी इक्वेशन बराबर होता है क्या, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ध्यान रखिएगा, मोलरिटी इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। क्लियर। एक मोलरिटी इक्वेशन और होता है m1 v1 अपान n1 इक्वल टू m2 v2 अपान n2। यहाँ पर n1 और n2 क्या नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट, कंपोनेंट्स के। जो भी कंपोनेंट्स जब रिएक्शन करते हैं वहां पर ये इक्वेशन आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अप्लाई करना रहेगा। बट जो भी आप न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करेंगे उसमें m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होगा, राइट। अभी हमने न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व नहीं कराया, बट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव वो सारी की सारी कंप्लीट करा दी जा रही है, राइट। तो मोलरिटी से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आउट ऑफ विच वन इज करेक्ट रिलेशन, आउट ऑफ विच वन इज करेक्ट रिलेशन दे देगा। m1 v1 इक्वल टू m2 v2, फिर दे दिया m1 अपान v1 इक्वल टू m2 अपान v2 दे दिया, फिर दे दिया m1 अपान m2 बराबर v1 अपान v2, ऐसे दे देगा ना बेटा। तो आपको करेक्ट रिलेशन निकालना क्या, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। क्लियर। ये अगला क्वेश्चन सेम ऐसे मोलरिटी से
अब मोलरिटी का सिंबल स्मॉल m होता है और स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये हो जाएगा। ये मोलरिटी का है, राइट। पूछ सकता है इसकी यूनिट तो क्या होता है, मोल पर केजी होता है बच्चा। पार्ट क्या होता है, मोल पर केजी। इसमें कहीं वॉल्यूम टर्म है क्या, नहीं। तो वॉल्यूम टर्म अगर नहीं है तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है चीज। तो ये चीजें सारी चीजें हैं, आपको समझ में आना चाहिए। मोलरिटी से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। एमसीक्यू क्या हो सकता है, बहुत छोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछ ले तो आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब देखिए इसके बाद मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सिंबल, चाई। आपको नाम लिखकर पूछ लेगा, चाई, राइट, साई, पाई, नन ऑफ दीज। तो आपको क्या मारना है, इसका सिंबल चाई होता है। और आपसे मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट भी बताया था और आपसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इसको याद ही रखेंगे। क्या, किसी भी सॉल्यूशन की जो मोल फ्रैक्शन होता है, किसी भी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन या सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वह यूनिटी के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब क्या, x1 बोले तो चाई 1 प्लस चाई 2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट रहेंगे इन सब का मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाएगा, यूनिटी, मतलब इक्वल टू 1। अगर लैंग्वेज देकर पूछ ले कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1 2 3 4 दे दिया तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। और बच्चा पार्टी ये यूनिट लेस होती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। कैसा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, राइट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मोल फ्रैक्शन अगर किसी कंपोनेंट का निकालना है, चाई 1 इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर बच्चा पार्टी, ये आपका रिलेशन हो गया। सिमिलरली चाई 2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मोलरिटी, राइट, मोल फ्रैक्शन, जितना आपके सिलेबस में है। अगर आपसे कह दे चलो ठीक है, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट और पीपीएम, तो पार्ट्स पर मिलियन से कोई क्वेश्चन लगभग नहीं रहेगा। फिर भी आप जानते रहो डेफिनेशन सबका आपको बताया गया कि मास परसेंट का क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट का, मास बाई वॉल्यूम परसेंट का, और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। सबका सिंबल जानो, सबका आप सिंबल जानो। ये सारे के सारे यूनिट लेस होते हैं क्योंकि जो टर्म न्यूमरेटर में रहता है वही टर्म डिनोमिनेटर में रहता है। क्लियर बच्चा पार्टी, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्लियर। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, आप 9th क्लास से लगाते हुए आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल आप तैयार रखेगा कि मास परसेंट, जैसे क्वेश्चन दे दे कि 2 ग्राम ऑफ कैपिटल ए, राइट। इसको हम डिसॉल्व करते, मैंने इसको सॉल्व भी कराया था, डिसॉल्व करते कितना बच्चा पार्टी, 18 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। तो कह दे कि मास परसेंट ऑफ कैपिटल ए मींस सॉल्यूट का मास परसेंट निकालो। तो सॉल्यूशन का मास देखोगे तो 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम इक्वल टू 20 ग्राम, ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और मास परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला आप लगाओगे तुरंत 2/20 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ गया 10%। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सॉल्व करिए बहुत ही आसानी से, गलत मत करिएगा, राइट। अब बच्चा पार्टी जैसे आपसे पूछ सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा क्या पूछ सकता है। चलो भाई, हाइड्रोजन का जो है आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप बताओ। रेडियो एक्टिव आइसोटोप बताओ उसका नाम। तो आपको बता दे हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, ट्राइटियम बोलते हैं। और पूछ लिया कि चलो ठीक है,
कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, राइट। तो भैया आपका हो जाएगा ड्यूटेरियम। ओके, ड्यूटेरियम को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में मीन्स हैवी वाटर के रूप में यूज करते हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखो ऐसे A+B या लैंग्वेज में दे दे यही रिएक्शन, देखो C+D, राइट बच्चा पार्टी, दे दे इसका स्मॉल a ग्राम, इसका स्मॉल b ग्राम, राइट। आपस में रिएक्शन करते हैं, इसका स्मॉल d ग्राम पर बनाते हैं, तो बताओ C का कितना अमाउंट बनेगा। बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। तो यहाँ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे, लगाएंगे बेटा, तो क्या होगा जरा देखो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, मीन्स स्मॉल a प्लस स्मॉल b इक्वल टू, इसका हमने मान लिया x प्लस स्मॉल d, और x इक्वल टू क्या आपको मिल जाएगा, a प्लस b माइनस d, जो आएगा वो x का अमाउंट रहेगा, वही आंसर हो जाएगा, राइट बेटा। ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम और कहाँ है, मोल कंसेप्ट से। जरा देखो मोल कंसेप्ट से बहुत ही आसान है। मोल कंसेप्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मोल कंसेप्ट से जितनी भी डेफिनेशन आपको बताई गई है सारा चीज आप तैयार रखिएगा। अब जैसे पूछ ले, चलो भैया ठीक है, CH4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए सारे एटम्स के एटॉमिक मास को हम ऐड कर देते हैं। तो 12 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस 4 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 4 हाइड्रोजन है, कितना आ गया 16 ग्राम, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। ऐसे NH3 का कर दे, जब NH3 का कर देगा तो नाइट्रोजन का 14 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का 3 ग्राम, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, राइट, और कितना आ गया 17 ग्राम। ऐसे HCl का कर देगा, तो चलो बताओ HCl का क्या होगा, जरा देखो। HCl का भी बहुत आसान है, कैसे लगाएंगे, H का 1 ग्राम प्लस 35.5 ग्राम आ जाएगा 36 पॉइंट कितना बच्चा पार्टी 5 ग्राम। क्लियर। ऐसे ही अब जैसे मैंने आपको बता रखा है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, तो ये देखो मॉलिक्यूलर मास इसका इतना है, कह दे 32 ग्राम मेथेन, 32 ग्राम मेथेन में स्मॉल n को फाइंड आउट करो। क्या करोगे आप, मास अपान, देखो ये सेम दोनों रिलेशन है, राइट। तो मास अपान मोलर मास कर दोगे, 32/16 बराबर 2 मोल्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे है नंबर ऑफ मोल्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करिएगा एवरेज एटॉमिक मास से। एवरेज एटॉमिक मास आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा, 35.5 दे दे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 35.46। समझ में आ रहा है, ये दोनों ही करेक्ट है, जो भी आंसर में रहेगा ऑप्शन में वही मारेंगे। तो जरा देखो ये दोनों सॉल्व करने पर निकलता, मैंने आपको बता रखा था कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं 35 और 37। क्लोरीन के 2 आइसोटोप 35 और 37 ये 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं, और जब हम इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालने जाते हैं तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 प्लस 1 सॉल्व करते हैं, कितना आता है 35.5 आता है। क्लियर। ऐसे ही आपको आइसोटोप न दे करके मास दे देगा, और मास से आपको क्या करना रहेगा बेटा जी, उसका फाइंड आउट करना रहेगा क्या, एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर।